नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाभी ने ननद की शादी गरीब लड़की से करा दी तो ननद ने किया कुछ ऐसा कि भाभी के पैरों तले जमीन निकल गई। भैया देखिए ना, वो राजू है ना, विमला चाची का बड़ा बेटा, उसने मुझे आज छेड़ा भैया, आज उसे अच्छा मना चकाना। ऐसे छोटी छोटी बातों की शिकायत लेकर मीना अपने बड़े भाई मोहित के पास आ जाती, क्योंकि उन दिनों से पूरा विश्वास था कि वह अपने भाई से जो कुछ भी कहेगी उसका भाई उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। और मोहित अपनी बहन को खुश रखने के लिए वो हर काम करता था जिससे उसकी बहन खुश हो जाए। और जब भाई उसके लिए वह काम कर देता तो बहन भी खुशी से फूले नहीं समाती थी। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर उनके मम्मी पापा भी बहुत ही खुश हो जाते। लेकिन कहते हैं ना, बेटी अपने पिता के घर को कितना भी अपना मान ली, लेकिन एक न एक दिन उसे एहसास करवा ही दिया जाता है कि उसके ससुराल जाते ही मायके से उसका अधिकार कम या खत्म ही हो जाएगा। जबकि इसके पहले वही बेटी अपने पापा और भाई के घर को ही अपना समझकर उसमें रहते हुए कितने अरमान संजोए हुए रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसे पता चलता है कि जिसे वह अपना मान रही थी असल में वह तो उसका था ही नहीं। बस यही हुआ मीना के साथ भी। मीना अपने भाई से पूरे 4 साल छोटी थी, लेकिन मीना की मम्मी कमला जी का कहना था कि वह अपने पहले बेटी की शादी करेगी ताकि अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना दान दहेज अपनी बेटी को दे सके, वरना बहू के आ जाने से पता नहीं बहू क्या सोचने लग जाए। अगर बहू को पसंद नहीं आया तो हो सकता है वह घर में क्लेह की स्थिति भी बन जाए। इसलिए वह लोग मीना की शादी पहले करना चाहते थे। कमला जी का विचार उनके पति राघव जी को भी ठीक लगा और सभी लोगों ने तय किया कि मोहित की शादी से पहले मीना की शादी हो। लेकिन इंसान जैसा सोचता है जरूरी नहीं कि हमेशा उसी की सोच के अनुसार सारे काम हो। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। कमला जी और राघव जी अपनी बुआ की बेटी की शादी में ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें काफ़ी तलाश के बाद भी कमला जी और राघव जी का कुछ भी पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। मोहित ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से अपने मम्मी पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लोग उसे नहीं मिले। लेकिन हाँ, एक दंपति उसे ऐसे मिले जो मरणासन अवस्था में थे। उनकी अंतिम सांसें चल रही थी। उन्होंने मोहित को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम दोनों पति पत्नी की अंतिम इच्छा तुम पूरी कर सकते हो क्या? मोहित बोला, कौन सी अंतिम इच्छा बाबा, आप बताइए मुझे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। उन्होंने एक कोने में बैठी रोती हुई अपनी बेटे की ओर इशारा करके कहा, तुम हमारी बेटी से शादी कर लो बेटा, क्योंकि हमारे अलावा हमारी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है। कहकर उन्होंने अपनी बेटी को इशारा करके अपने पास बुलाया और उसका हाथ मोहित के हाथ में जैसे ही रखा कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मोहित ने रूही से कहा, रूही, तुम्हारे पापा तो अब नहीं रहे, कम से कम अपनी मम्मी को भी देख लो, शायद उनका सही समय पर इलाज हो जाएगा तो वह ठीक हो सकती हैं। रूही अपने पिता के पास से उठकर अपनी माँ के पास गई। वहाँ जाकर देखा तो उनके हाथ पैर भी ठंडे हो चुके थे। वह समझ गई कि उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई है। रूही अपने माता पिता से लिपटकर दहाड़े मार कर रोने लगी। मोहित ने रूही को समझा बुझाकर शांत किया। मोहित का इतना अपनापन रूही के दिल को छू गया। उसकी इज्जत रूही के दिल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब मोहित क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके मम्मी पापा की इच्छा थी कि पहले उसकी छोटी बहन मीना की शादी हो। लेकिन वहाँ का मंजर ऐसा था कि उसने एक तो रूही के मम्मी पापा के अंतिम समय में उनको वचन दिया था कि वह उनकी बेटी से शादी करेगा,
और दूसरा ये कि रूही को वहाँ अकेला किसके साथ छोड़ी, कि उसका कोई भी रिश्तेदार उसके साथ में ही नहीं था जिनके साथ वह अपने घर जा सके। इसलिए मजबूरन मोहित को उसे अपने साथ अपने घर लेकर लाना पड़ा। घर जाकर उसने अपने चाचा ताऊ सभी को उसके बारे में बता दिया कि वह उसे किस मजबूरी में यहाँ लाया है और उसके पिता ने अपने अंतिम समय में क्या कहा था। मोहित की बातें सुनकर उसके परिवार रिश्तेदारों ने निर्णय लिया कि मोहित भी तो शादी योग्य हो ही गया है और किसी न किसी लड़की के साथ शादी तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो करनी ही है, तो क्यों ना अभी कर दे। क्योंकि एक जवान लड़का और एक लड़की को एक ही घर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए। इसलिए चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। मोहित और रूही की शादी से पहले ही मोहित ने एसएससी की परीक्षा दी थी। उसे अब इंस्पेक्टर बनना था, इसलिए उसने खूब मेहनत की थी और उसकी मेहनत रंग भी लाई। उसकी शादी के बाद उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और वह दिन भी आ गया जिस दिन उसकी पोस्टिंग होनी थी। अब उसने अपना पदभार संभाल लिया। उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। शुरू में तो रूही मीना के साथ प्यार से पेश आती थी। मोहित की नौकरी लगते ही उसके तेवर मीना के प्रति बदलने लगे। मीना को अब वह अपने घर की सदस्य नहीं बल्कि एक नौकरानी समझने लगी थी। उसका बात करने का तरीका भी बदल गया था। पहले रूही कॉलेज से आने के बाद घर के ज़्यादा काम नहीं करती थी, बल्कि रूही उसे खुद कहती थी कि वह अपने घर में जाकर कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करे और अपने माँ बाप का सपना को पूरा करे। लेकिन मोहित की नौकरी लगते ही रूही में इतना घमंड आ गया कि वह मीना ही नहीं, वह अपने पास पड़ोस की महिलाओं के साथ भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वह बुजुर्ग महिलाओं का भी मान सम्मान नहीं करती थी। अब रूही ने मन में सोचा, मीना की पोस्ट ग्रेजुएशन पूरे होने में 1 साल और बाकी है, तब तक उसे झेलना पड़ेगा, जो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। इसलिए धीरे धीरे उसने मोहित के कान भरने शुरू किए कि मीना अब जवान हो गई है। बिना माँ बाप की लड़की को वैसे भी किसी का दबाव नहीं रहता। आप तो सुबह से ही निकल जाते हो तो सीधे रात में ही घर वापस आते हो। दिन भर जवान लड़की कहाँ आती जाती है ना ही आपको पता होता है ना ही मुझे, क्योंकि मैं तो भी दिन भर घर पर ही रहती हूँ। तो क्यों ना हम कोई अच्छा लड़का देखकर मीरा की शादी करवा दे, ताकि एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। रूही ने जब मोहित को ऐसी बात कही तो उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उसकी बातों पर रूही ने देखा कि मोहित पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वह रोज रोज कुछ ना कुछ मनगढ़ंत बातें मीना के खिलाफ मोहित को बताती रहती थी। कहते हैं ना, संगति का असर एक न एक दिन पड़ ही जाता है। वही हुआ मोहित के साथ भी। मोहित भी रूही की बातों पर सोचने के लिए मजबूर हो गया और रूही से कह दिया कि मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, तुम्हारी जान पहचान की रिश्तेदारी में कोई लड़का हो तो पता करके मुझे बता देना, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। मोहित की बातें सुनकर रूही को तो मानो मुंह मांगी मुरादी पूरी हो गई। वह मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो ये मियां नाम के बोझ से मुझे छुटकारा मिलेगा। लेकिन मोहित को दुख भी हो रहा था कि मीना की 1 साल की तो पढ़ाई बची है, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वह अपनी पत्नी की जिद के आगे मजबूर हो गया था। अब रूही एक लड़के का रिश्ता मीना के लिए लेकर आई। उस लड़के के दादा परदादा अपने जमाने के जमींदार हुआ करते थे, लेकिन समय एक सा नहीं रहता। वर्तमान में वह लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। उसके पिता को शराब की लत लग जाने के कारण अपने हिस्से की सारी जमीन को बेचकर शराब पीने में सारे पैसे उड़ा दिए थे। उनके पास केवल उनका छोटा सा कच्चा मकान और छोटी सी जगह बच गई थी, जिसमें उसकी माँ रेखा जी सब्जियां उगा लिया करती थी। उन्हीं सब्जियों को बेचकर अपना और अपने बेटे राहुल का पेट भर लिया करती थी। जब राहुल बड़ा हुआ
पढ़ने लिखने लायक हुआ तो रेखा जी लोगों के घरों में काम करने के लिए जाने लगी ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई और अन्य खर्चे निकल जाए। उन्होंने राहुल को बड़ी मुश्किल से 12वीं तक की पढ़ाई करवाई, फिर अपने साथ लोगों के घरों में काम करने के लिए लेकर जाने लगी। राहुल बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसने अपनी माँ को नहीं बताया कि वह कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहा है। वहाँ काम करते करते प्राइवेट परीक्षा देकर ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पूरा कर लिया। जब रूही ने राहुल के लिए मीना का रिश्ता भेजा तब उसकी माँ से पूछा गया कि आपके बेटे ने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो उन्होंने कह दिया मेरा बेटा 12वीं तक ही पढ़ा है। रूही को उससे भी कोई ऐतराज नहीं था। उसने मोहित को बता दिया कि राहुल बहुत ही अच्छा लड़का है, तो मेरे मायके के पास वाले गांव का ही लड़का है। उसके दादा जमींदार थे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि राहुल एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है। उसने उसके दादा के बारे में बता दिया और राहुल की पढ़ाई को बताया। उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, मतलब लड़का और लड़की बराबर ही पढ़े थे। इसलिए मोहित को भी वह रिश्ता अच्छा लगा। राहुल देखने में सुंदर तो था ही, इसलिए मोहित ने राहुल का घर या उसका फैमिली बैकग्राउंड देखे बिना ही राहुल को देखकर शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मोहित की भी नई नई जॉब लगी थी और मीना की शादी के लिए छुट्टी लेनी थी। और रोहित उसे जो भी कुछ बात राहुल के बारे में बता रही थी, इसलिए उसने उस पर पूरा विश्वास कर लिया और मीना और राहुल की शादी तय कर दी। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन का सभी नए जोड़े को इंतजार रहता है। राहुल घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर मीना के दरवाजे पर आ गया। राहुल दूल्हे के गेटअप में इतना सुंदर लग रहा था कि लोग देखते ही रह गए। दूल्हे की तारीफें सुनकर मीना भी मन ही मन खुश हो रही थी। फिर उसकी बुआ आई और बोली, चलो बेटा, दूल्हा स्टेज पर आ चुका है। जयमाला का समय हो चुका था। पंडित जी दुल्हन को बुला रहे थे। मीना भी तैयार ही थी। वह भी अपनी बुआ के साथ चल दी। उसके साथ साथ उसकी भी सहेलियां भी चली गई। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। अब दूसरे दिन सुबह सुबह विदाई की बेला आई है। विदाई के समय दोनों भाई बहन मीना और मोहित एक दूसरे का गला पकड़ पकड़ कर खूब रोए। उसकी भाभी रूही ने भी कुछ घड़ियाली आंसू बहाए और मीना की विदाई हो गई। जैसे ही मीना ने अपनी ससुराल की दहलीज पर पैर रखा, उसका कलेजा थक से हुआ। कहाँ तो वह सोच कर आई थी कि वह जमींदार की बहू बनने जा रही है, लेकिन यह हकीकत तो कुछ और ही है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही और जो रस्में शादी की होती हैं, सारी रस्में ससुराल में भी पूरे मन से की। उसने मन में सोच लिया था कि वह उसका जवाब अपने भाई भाभी से मांगेगी कि उन्होंने एक बार भी राहुल का घर या उसका कारोबार क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की। दूसरे दिन मीना की मुंह दिखाई की रस्म थी। आस पड़ोस की सभी औरतें आती, मीना का चेहरा देखती और नेक के रूप में कुछ ना कुछ देती और तारीफ तो इतना करती कि राहुल की माँ रेखा जी अपनी बहू की तारीफें सुनकर फूले ना समाती। राहुल भी बहुत खुश था, लेकिन मीना मन ही मन बहुत दुखी थी। लेकिन मीना माँ बाप की बच्ची कर भी क्या सकती थी, इसलिए उसने भी मन में ठान लिया था कि अब वह अपने भाई भाभी से कुछ नहीं कहेगी, बल्कि चाहे जो हो जाए वह रिश्ता अब निभा कर ही रहेगी। कभी अपने भाई भाभी के पास रोना लेकर नहीं जाएगी कि उसे उनकी मदद की जरूरत है। अब आई उन दोनों के सुहाग रात की बारी, तो मीना ने राहुल से कह दिया, देखिए राहुल जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आज मुझे आराम करने दीजिए। राहुल भी बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। वह समझ रहा था कि शादी की रस्मों में व्यस्त होने के कारण शायद मीना को आराम ना मिला हो, इसलिए वह आराम करना चाहती होगी। ऐसा सोचकर उसने भी कह दिया, देखो मीना, पति पत्नी बनने से पहले हम एक अच्छी दोस्त बनेंगे, एक दूसरे को
अच्छी तरह से समझेंगे। उसकी बात तो पूरी जिंदगी पड़ी है पति पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए। राहुल की बातें सुनकर मीना को ऐसा लगा जैसे राहुल जैसा समझदार जीवन साथी पाकर तो वह धन्य हो गई है, क्योंकि उसके मम्मी पापा के जाने के बाद से कभी किसी ने उसके साथ इतनी आत्मीयता से बात नहीं की थी। उसने मन ही मन सोचा उसे समझने वाला जीवन साथी मिल गया है तो आगे की मुश्किलों को भी आसानी से पार कर ही लेगी। दूसरे दिन पगफेरे के लिए राहुल और मीना को अपने मायके जाना था, सो तैयार होकर दोनों पति पत्नी चले गए। वहां जाकर उसकी भाभी रूही ने पूछा, मीना तुझे तेरा ससुराल पसंद तो आया ना? मीना भी चहकते हुए कह दिया, हाँ भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे लिए राहुल जैसी जीवन साथी ढूंढा और मेरा रिश्ता उनके साथ करवाया। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं जो कहूँ वही करते हैं, जो मांगूँ वही ला कर देते हैं। मैं तो ऐसा ससुराल पाकर धन्य होगी भाभी। रूही को तो ऐसा लग रहा था मीना जब पगफेरे के लिए आएगी तो अपने भाई के सामने शिकायतों का पिटारा खोल देगी, अपनी भाभी पर गुस्सा करेगी, अपने भाई से लड़ाई करेगी। क्या आपने एक बार भी लड़के का घर नहीं देखा, ना ही उसका कारोबार देखा? और भाभी ने जैसा कहा बस उसे ही मानकर अपनी बहन की शादी कर दी। अब मैं उस झोपड़ी नुमा घर में कैसे रहूंगी? लेकिन उससे निपटने के लिए रूही ने भी अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी कि अगर मीना उसे कुछ भी कहेगी तो रूही उसे क्या जवाब देगी। लेकिन ये क्या, मीना तो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। उसने ना ही अपने भाई से किसी से बात के लिए शिकायत की, ना ही भाभी से। उसके भाई ने उसके ससुराल वालों के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि सब बहुत अच्छे हैं, और दूसरे ही दिन अपने पति राहुल के साथ अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाकर मीना बहुत उदास रहने लगी। तब राहुल ने उसकी उदासी का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन बातों ही बातों में मीना ने राहुल को बता ही दिया कि वह आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी भाभी ने उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी और उसकी शादी करवा दी, जिसके कारण उसका सपना धरा का धरा रह गया। अब राहुल को मीना की उदासी का कारण समझ में आया। उसने उससे वादा किया कि वह उसे आगे पढ़ने में उसकी ज़रूर मदद करेगा। उसने आगे की पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, लेकिन वह उसे किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए भी भेजेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो रुक गई थी वह भी पूरा करवाएगा। राहुल की बात सुनकर मीना तो राहुल के गले लग गई। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह उससे नाराज है या उसे मर्यादा में रहकर कोई भी काम करना चाहिए, क्योंकि सास भी उन्हीं के साथ थी। फिर बाद में उसे लगा कि नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वह जल्दी से राहुल से दूर हट गई। राहुल ने अपनी माँ को मीना की इच्छा के बारे में बताया तो उन्होंने तो शुरू में कहा कि अब शादी के बाद उसका मन कितना लगेगा बेटा पढ़ाई में, इससे अच्छा तो वह सिलाई बुनाई का काम ही कर लेती ताकि 4 पैसे तो कमाती। पढ़ाई का क्या है, नौकरी लग जाएगी तो ठीक है, वरना समय और पैसे दोनों ही बर्बाद होंगे। लेकिन जब राहुल ने उन्हें समझाया कि जिसकी रुचि जिसमें है उसे वही काम कर देना चाहिए, ये तो छोटा सा सरल सा काम भी बहुत बड़ा और कठिन हो जाता है, रेखा जी भी मान गई और मीना को आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। अब तो मीना मन लगाकर कोचिंग पढ़ने और कॉलेज की अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए दूसरे शहर में चली गई। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ज़रूरी नहीं इंसान जो चाहता है उसी के अनुसार सब हो। मीना ने उधर एडमिशन लिए 3 महीने हुए थे और राहुल का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया। राहुल कुआं में चला गया। उसी समय मीना को अपनी कोचिंग की फीस भी भरनी थी। अब मीना को समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसने इधर उधर से मदद मांगकर और कुछ पैसे उस गाड़ी वाले ने भी दिया जिस गाड़ी ने राहुल को टक्कर मारी थी। ऐसे करके राहुल का इलाज तो वो जैसे तैसे करवा रही थी, लेकिन वह अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना चाहती थी,
क्योंकि उसका झुकाव केवल पढ़ाई की ओर ही था। इसलिए उसने सोचा अपने भाई से कुछ मदद मांग ली। उसने अपने भाई को फ़ोन लगाया और अपनी हालत के बारे में बताया, और अपने भाई से बात करते हुए वो रो पड़ी। मोहित भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसे अपनी बहन का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसने उसे मदद करने के लिए तुरंत ही हाँ कह दिया। जैसे ही कबीना के घर पैसे लेकर जाने वाला था कि उसके बड़े ऑफिसर से फ़ोन कर दिया कि उसे तुरंत ही कहीं इमरजेंसी में जाना है, जिसके बारे में फ़ोन पर नहीं बता सकते। उसने सारी बातें अपनी पत्नी रूही को बता दी कि बीना के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इसलिए अगर वह यहाँ आए तो बिना सवाल जवाब किए उसे पैसे दे देना। उसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है जिसे वह मदद मांग सके, और हो सके तो तुम भी उसके साथ चली जाना ताकि उसका हौसला बढ़े। रूही ने मोहित को पूरा आश्वासन दे दिया कि वह इधर की चिंता ना करे, वह सब संभाल लेगी। मोहित भी निश्चित होकर अपनी ड्यूटी पर चला गया और अपनी बहन को फ़ोन करके बता दिया कि उसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वह बेझिझक अपने भाई के घर जाकर ले सकती है। भाई की बात सुनकर मीना बहुत खुश हुई। वे अपने भैया भाभी से कोई मदद तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन समय के चक्र ने उसे मजबूर कर दिया था, इसलिए उसे अपने भाई से मदद मांगनी पड़ी। वह भारी मन से अपने भाई के घर गई। उसकी भाभी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, अच्छा मीना, सच में तेरे पति को चोट लगी भी है या यूं ही अपने भाई से पैसे लूटकर अपने उस फकीर भिखारी पति को देखकर मौज मस्ती करने के लिए देने वाली है? और मैंने सुना है कि तुझे भी पढ़ाई का चस्का चढ़ा है, तो कितना पढ़ लेगी? क्या तेरा वो गरीब अनपढ़ पति मेहनत मजदूरी करके तेरा पेट नहीं भर पा रहा है, जो अपने इतने बड़े पुलिस ऑफिसर भाई से मदद मांग रही है? अगर तू झूठ बोलते हुए पकड़ी गई ना, तो तेरा वही भाई तेरा क्या हाल करेगा, समझ रही है ना तू मीना? दोबारा कभी अपने घर की दहलीज में पैर भी नहीं रख देना, समझी? इसलिए पहले से तुझे समझा रही हूँ। अगर अपने भाई के गुस्से से बचना है तो ये सारा ड्रामा छोड़ और जा अपने ससुराल, और जैसे अब तक रही थी ना वैसे ही गरीबी की हालत में रहना सीख जा। भाई की कमाई मजे उड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? कहकर वह अपने घर के अंदर चली गई। मीना आंगन में पड़ी कुर्सी पर ही बैठी रही। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसने थोड़ी देर वहीं पर बैठकर अपनी भाभी का इंतजार किया, लेकिन बहुत देर तक जब वह बाहर आई ही नहीं तो वह वहां से उठकर चुपचाप अपने ससुराल जाने के लिए निकल गई। वह जिस बस में बैठकर जा रही थी उसी बस में उसका क्लासमेट एक लड़का मिला जो कॉलेज के दिनों से उसे पसंद करता था। उसने जैसे ही मीना को देखा दौड़कर उसके पास गया और बोला, मीना, तुम यहाँ अकेले कहाँ जा रही हो? तभी मीना ने कहा, अरे सुमित, तुम यहाँ? पहले तो तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? सुमित बोला, मीना, तुम तो जानती हो मेरा एक ही सपना था आईएएस बनने का, तो मैं उसी की पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। और तुम बताओ आजकल तू क्या कर रही है? मैं कुछ नहीं करती, सुमित से कहकर वह फफक कर रो पड़ी। सुमित का रोना देखकर हतप्रभ रह गया। उसने एक सीट की जगह बनाते हुए वहाँ उसे बैठाते हुए बोला, मीना, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। तब मीना ने उसे सारी घटना के बारे में बता दिया। सुमित चुटकी बजाते हुए हंसकर बोला, बस इतनी सी बात? मैं तो तुम्हारी इस परेशानी को तो चुटकी में हल कर दूंगा। वो कैसे? मीना बोली, देखो मुझे दिल्ली जाने दो, वहाँ जो कुछ भी हो मुझे पढ़ाएंगे, मैं तुमको व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा सारी नोट्स भेज दिया करूँगा। सुमित की बातें सुनकर मीना को लगा कि वास्तव में भगवान है जो किसी न किसी रूप में आकर दिन दुखियों की मदद ज़रूर करते हैं। वह इतनी खुश हुई कि उसे ऐसा लगा जैसे उसे कुबेर का खजाना हाथ लग गया हो।
उसने तुरंत सुमित को अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी बता दी। सुमित भी खुश था कि चलो मैं किसी के काम आ सकता हूँ और अपनी इतने साल पुरानी क्लासमेट जिसे वह दिलो जान से चाहता था उसकी मदद भी कर पा रहा है। इसलिए उसकी खुशी दुगनी हो गई थी। दोनों अपने कॉलेज के ज़माने की कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें याद करते हुए सफ़र कर रहे थे। कब मीना का स्टेशन आ गया उन्हें पता ही नहीं चला और मीना सुमित को बाय बाय कहकर बस से उतर गए। सुमित अब अकेला बोर होता हुआ आगे के बस स्टैंड पर उतरा। आगे से उस ट्रेन की यात्रा करनी थी। पूरे 24 घंटे में ट्रेन में सफ़र करता रहा, लेकिन मीना ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया क्योंकि वह अस्पताल से घर और घर से अस्पताल की चक्कर काटते काटते थक गई थी। जब सुमित दिल्ली पहुंचकर अपने रूम में फ्रेश हो गया, खाना खा लिया, उसके बाद मीना को कॉल किया और बताया कि वह दिल्ली सही सलामत पहुंच गया है। मीना अपने आप में शर्मिंदा महसूस करने लगी कि उसने एक के सफ़र के दौरान एक बार भी कॉल नहीं किया, जबकि वह उसकी कितनी बड़ी मदद करने वाला था। उसने उससे उस बात के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन सुमित ने कह दिया, यार दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, और दोनों हंस दिए। अब सुमित मन लगाकर अपनी कोचिंग की क्लास में अटेंड करता क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी और आ गई थी कि समय पर मीना के लिए नोट्स भेजते हैं। इसलिए कभी मन ना रहते हुए भी उसे क्लास जाना ही पड़ता था। उसका एक फ़ायदा सुमित को ये समझ में आया कि उसके साथ पढ़ने वाला बहुत सी लड़के किसी न किसी दिन छुट्टी मार ही लेते थे, मगर सुमित कभी भी छुट्टी नहीं मारता था क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उसके सर पर चढ़कर नाच हो रही थी। उसका परिणाम ये हुआ कि सुमित अब अपनी कोचिंग सेंटर क्लास के टॉप 10 बच्चों को पछाड़ने वाला नंबर 1 विद्यार्थी बन गया था, जिसका नाम आजकल सभी लोग जानने लगे थे क्योंकि मीना सुमित से प्रश्न पूछती थी कि ये सारे नोट सिर्फ मेरे लिए भेजने के लिए हैं या आपके भी काम के हैं। तब सुमित को हाजिर जवाबी होना पड़ता था कि तुम कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, जिससे मीना की तैयारी तो होती थी, साथ ही साथ सुमित की पूरी तैयारी हो जाती थी। इस प्रकार सुमित और मीना पास ना होते हुए भी बहुत पास हो गए थे। उधर मीना को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी, एक तो अपने पति की देखभाल और दूसरा सुमित के सवालों का जवाब, क्योंकि उसको बचपन से ही ये आदत नहीं थी कि किसी भी काम के बहाने बनाकर टाल देना। इसलिए उसने दोनों ही जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। समय के साथ साथ अब राहुल भी ठीक होता जा रहा था। रेखा जी देखती कि रूही पत्नी धर्म के साथ साथ विद्यार्थी धर्म का भी कर्तव्य बाखूबी निभा रही थी, तो उन्होंने घर के काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अब मीना को पढ़ाई करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। राहुल को भी कुछ दिनों बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, इसलिए वह भी घर पर ही रहता था। मीना को पता था कि राहुल पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, इसलिए उसने राहुल को बैठे बैठे एक काम करने के लिए दे दिया था कि वह उसके लिए पुराने प्रश्न पत्र को ढूंढकर उसके अनुरूप उसके लिए प्रश्न पत्र तैयार करके रखे, ताकि वह घर के काम से फुर्सत मिलते ही उनके उत्तर लिख सके और चेक करने के लिए भी राहुल को ही देती। जो नोट सुमित भेजा करता उसके आधार पर राहुल उसके उत्तर चेक कर दिया करता। इस प्रकार दोनों पति पत्नी मिलकर यूपीएससी की तैयारी करने लगे और सुमित जब भी बात करता मीना राहुल के सामने ही मोबाइल स्पीकर पर रखकर बातें करती। जब उन दोनों की बहस चलती तो मीना सुमित से जीत जाती। सुमित हैरान रह जाता कि मीना अपने पति की सेवा के साथ साथ घर के काम और पढ़ाई कैसे कर लेती है। तब मीना कहती, सुमित ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, बल्कि मेरे पति मेरी सेवा करते हैं तब मैं इतना कर पाती हूँ, समझे। लेकिन तुम क्या जानो पति पत्नी एक दूसरे की सेवा कैसे करते हैं। जब तुम्हारी भी पत्नी आ जाएगी ना तब पता चलेगा बच्चों।
तब सभी लोग हंस पड़ते और राहुल अपना कॉलर ऊंची करके अपने आप पर गर्व महसूस करता। इस प्रकार से उन दोनों की तैयारी चल रही थी। सुमित भी दो गुनी मेहनत करता। उसे डर था कि कहीं मीना का सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ तो राहुल के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगा। उधर मीना को भी ये डर था कि अगर सुमित का सिलेक्शन हो जाएगा तो वह तो यही कहेगा कि औरतें तो चूल्हा चौका संभालने के लिए होती हैं। छोड़ दो मीना, ये सपना देखना। अगर उसने ऐसा कह दिया तो मैं तो सहन ही नहीं कर पाऊंगी। ऐसा सोचकर मैं भी ज़्यादा मेहनत करने लगी और अब वह समय भी आ गया जिस दिन दोनों को यूपीएससी की परीक्षा में बैठना था। दोनों ने एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहा और अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर में चले गए। राहुल ने भी मीना का हौसला बढ़ाया था। रेखा जी ने भी उसे आशीर्वाद दिया था। जब दोनों ने परीक्षा दी और एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो एक दूसरे को फ़ोन किया। दोनों ही बहुत खुश लग रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि पेपर कैसा था तो दोनों ने कहा हमने जितनी मेहनत की थी उसे तो आधा भी नहीं आया था। दोनों का जब रिजल्ट आया तो दोनों ही अच्छी रैंक लेकर आए थे। मीरा की पहली रैंक और सुमित की दूसरी रैंक आई थी। जब दोनों का इंटरव्यू का समय आया तो सुमित तो दिल्ली जैसे शहर में था तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मीना सोच रही थी कि वह इंटरव्यू के लिए कैसी तैयारी करे। लेकिन राहुल ने उसका भी हल निकाल लिया। राहुल मोबाइल में कई प्रकार के प्रश्न सर्च करता और मीना को अपने सामने बैठाता और स्वयं एग्जामिनर बनकर उसे प्रश्न पूछता। कुछ समझ में नहीं आता तो उसका उत्तर उसे विस्तार से समझाता। इस प्रकार कुछ ही दिनों में मीना इंटरव्यू के लिए भी पूरी तैयारी से तैयार हो गई थी। जिस दिन उसने इंटरव्यू के लिए जाना था उसने कहा, राहुल अगर आप मेरे साथ चलेंगे तभी मैं आगे जाऊंगी, वरना इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगी ही नहीं। तब तक राहुल भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, इसलिए वह भी उसके साथ चला गया। जब मीना को वहाँ बैठे इंटरव्यूअर ने प्रश्न किए तो उसने इतनी निर्विकता के साथ जवाब दिया कि सारे लोग दंग रह गए। उसका सिलेक्शन एक ही बार में हो गया। वही हाल सुमित का भी था। मीना ने उसे कई बार ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछे थे। वही प्रश्नों के उत्तर उससे मुझे काम आ रहे थे। वो भी सारे प्रश्नों के जवाब चुटकियों में दे रहा था। अब जब सिलेक्टेड आईएएस अधिकारियों की लिस्ट आई तो उसमें सबसे पहला नाम लड़कियों में मीना का था और लड़कों में सुमित का था। लोग उनका नाम देखकर दंग रह गए। जो अमीर बाप के बेटे थे वह लोग तो सुमित को दोषी गवार के नाम से बुलाते थे, लेकिन आज उसका नाम सबसे ऊपर देखकर उनका सिर शर्म से झुक गया। सुमित ने मीना को बताया कि तुम्हारा नाम नंबर 1 में है, तो वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। जब सुमित ने उस लिस्ट की फोटो खींचकर भेजी तो उसे यकीन हुआ था कि सच में उसने इंटरव्यू में फर्स्ट रैंक हासिल की है। उसने सुमित को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सुमित उसे रोकता रह गया, कहता रह गया कि यार दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, लेकिन उसने उसे इतनी बार धन्यवाद दिया कि एक समय ऐसा आया कि वह फूट फूट कर रो पड़ी। सुमित को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खुशी उसके कदमों को चूम रही है और वह इतना क्यों रो रही है। उसने फोटो काट दिया और अपने घर ना जाते हुए वह मीना के घर गया और राहुल से पूछने लगा कि आखिर मीना का ये रोने का क्या कारण है। तब राहुल ने उसे विस्तार से बताया कि मीना के साथ शादी से पहले क्या हुआ था और शादी के बाद क्या क्या हुआ और कितना संघर्ष करके उसने इतनी बड़ी पोजीशन हासिल की है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने ऊपर कि मीना जैसी साधारण सी लड़की आईएएस जैसी पोजीशन भी ला सकती है। इसलिए वह इतनी ज़्यादा खुश हुई कि वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाई और वह आंसू में तब्दील हो गई। अब बारी थी ट्रेनिंग की। मीना और सुमित ने बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग ली और अपना अपना पदभार संभाला। और जब मीना ने देखा उसका भाई अभी भी आईएएस के पद पर ही है
तो उसी ने उसके काम को देखते हुए उसकी पदोन्नति के लिए बात की और ऐसे इसे आईएएस के पद पर पदोन्नत करवा दिया। अपने पति की पदोन्नति होते ही रूही के तेवर तो और भी ज्यादा बदल गए थे। मीरा को अपना पद संभालते हुए 2 साल हो चुके थे। उसने सोचा इस बार राखी में भाई के घर राखी बांधने जाया जाए। देखे तो भाभी ने घर में कितनी उन्नति कर ली है। लेकिन ये क्या, रूही ने मीना को वही साधारण से कपड़े पहने हुए देखकर मुंह बनाते हुए बोली, अरे मीना, हर साल तो अपने भाई के लिए राखी भिजवा दिया करती थी, लेकिन इस साल कैसे आना हो गया भाभी के घर? कहीं इस बार भी तो नेक में कुछ मोटर रोकना तो नहीं चाहिए। देखो, अगर ऐसी बात है ना तो मैं पहले ही बता दूं, हमारे भी 1000 खर्चे हैं, हमारे भी 2-2 बच्चे हैं, उनके लिए भी कई ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं जिसके बारे में मैं तुझे क्या ही बताऊं। तो जाने की भी नहीं कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खर्च करने पड़ते हैं। तुम्हारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में जाते होंगे ना, या फिर जाते ही हैं या नहीं, या फिर अपने साथ अपनी सासू माँ की तरह उन्हें भी मजदूरी करवाने लेकर जाती हो। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर मीरा का मूड तो ऐसे खराब हुआ कि उसको भी ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ा। लेकिन वह अपने भाई से मिलने और उसे राखी बांधने आई थी, इसलिए वह उसकी कड़वी बातों को सुनकर भी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में मोहित भी नहा धोकर फ्रेश होकर आया। अपनी बहन को आया देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बहन को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और रूही से बोला कि उसकी बहन के लिए अच्छा सा खाना बनाए। कई दिनों बाद उसकी बहन घर में आई है। मीना बोली, नहीं भैया, आपसे मिलना था सो मिल लिया, अब जल्दी से राखी बंधवा लीजिए, मुझे घर भी जाना है क्योंकि मेरी ननद भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए आने वाली है। मीना जैसे ही मोहित को राखी बांधने लगी, रूही ने मोहित का हाथ पकड़ लिया और बोली, मीना, तुम पहले मुझे ये बताओ, राखी बांधकर इस बार भी अपने भाई से रोना रोकर कुछ मोटा रकम ऐंठने तो नहीं आई हो ना? पहले बात क्लियर कर लो भाई, तभी राखी बांधना, वरना कोई जरूरत नहीं है अपने भाई को राखी बांधने की। मीना और मोहित दोनों ही रूही की बातें सुनकर दंग रह गए थे। फिर मीना ने कहा, नहीं भाभी, इस बार ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा कि मैं अपने भाई से कुछ मांगू। तब रूही ने उसे राखी बांधनी थी और अपने भाई को मिठाई खिलाकर मीना चुपचाप जाने लगी। मोहित उसे रोकता रह गया, लेकिन वह नहीं रुकी। वह अपनी कार के पास रोते हुए आ गई। उसके पास उसके पीछे पीछे मोहित भी आ गया। उसके पीछे रूही भी ये देखने आ गई कि उसका भाई उसे क्या दे रहा है। तब तक एसपी साहब, जो मोहित के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते थी, उनकी गाड़ी वहां आकर रुकी और एसपी साहब जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे, सबसे पहले कलेक्टर साहिबा मीना को सैल्यूट किया और एसपी साहब को देखकर मोहित ने उन्हें सैल्यूट किया। जब एसपी साहब ने मीना को सैल्यूट किया तो मोहित और रूही की आंखें फटी की फटी रह गई। वे दोनों फटी आंखों से उन्हें देखते रह गई। मोहित बोला, आइए सर, अंदर आइए। एसपी साहब बोले, नहीं मोहित, मुझे मैडम जी से अर्जेंट काम था। मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में है तो मैं यहाँ चला आया। वैसे मैम, आप यहाँ कैसे? मोहित बोला, सर ये मेरी बहन है और आपको कोई गलत फहमी हो रही है। आप मेरी बहन को मैम क्यों बोल रहे हैं? तभी रूही भी बोल पड़ी, हाँ सर, ये तो एक साधारण सी गरीब परिस्थिति में गुजारा करने वाली औरत है। इसकी तो माँ बाप भी नहीं है, कभी कभी भूले भटके हमारे घर आ जाती है बेचारी, और आप इसे मैडम कह रहे हैं? क्यों सर, ऐसा क्या कर दिया इसने जो इसे आप मैडम कह रहे हैं? इससे अच्छी तो आप भी घर की नौकरानी होगी। रूही ने इतना ही कहा था कि एसपी साहब ने रौबदार आवाज में कहा, बस बस करो तुम दोनों। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैम ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेने के बाद भी अपना नाम और पद को क्यों गुप्त रखा था। तुम जैसे महान विचारवान लोगों की सोच की परख करने के लिए ही मैम ने ऐसा किया होगा। आज मुझे समझ में आ रहा है ये सब। अरे मूर्खों,
तुम नहीं जानते कि वह कलेक्टर बन चुकी है, और इन्होंने ही जब इतना बड़ा पद हासिल किया था तब भी न्यूज़ रिपोर्टर को ये न्यूज़ छापने नहीं दी, न इस स्टाफ में हो हल्ला होने दिया। जो भी काम करना था सब साधारण तरीके से ही हुआ था, इसलिए तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि मीना मैम कलेक्टर बन चुकी है। और तुम्हारी जो पदोन्नति हुई है ना, वह भी इन्होंने ही करवाई है, वरना तुम्हारा तो नाम भी कोई नहीं जानता था। और दिखा तो ऐसे रहे हो जिसे प्रधानमंत्री का पद हासिल कर लिया हो। एसपी साहब की बात सुनकर रूही तो शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि जब से मीना उसके घर पर गई थी तब से वही बड़ किए जा रही थी। अब उसके मुंह में मानो ताला ही लग गया था। उसने एसपी साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगी, और मोहित ने भी एसपी साहब से अपनी बहन के लिए बोले गए शब्द के लिए माफी मांगी। एसपी साहब बोले, अरे मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? माफी मांगनी है तो उनसे मांगो जिनके तुम अपराधी हो। अब रूही ने मीना से कहा, मीना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने पिता के घर में कभी इतना सुख और ऐश्वर्य नहीं देखा था, इसलिए तुम्हारे भाई को नौकरी मिलते ही मैं धन के घमंड में अंधी हो गई थी, और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं तुम दोनों भाई बहन का प्यार मेरा सुख चैन ना छीन ले। पता नहीं तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी कहीं ऊंचे खानदान में करवा देते तो ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा, और तुम तो सुख से रहोगी, लेकिन मैं ही कहीं कंगाल ना हो जाऊं। यही सोचकर राहुल को गरीब और अनपढ़ समझकर उससे शादी करवा दी थी। मैंने तो तुम्हारे भैया से झूठ बोला था कि राहुल ने ग्रेजुएशन कर लिया है, क्योंकि उसकी माँ ने तो मुझे ऐसा ही बताया था। तब मीना ने उसे बताया कि राहुल अपने मेहनत के बलबूते पर पढ़ाई करके पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुका है। भाभी, रूही फिर से शर्मिंदा से नीचे सर किए जा रही थी और चुपचाप खड़ी रही। तभी मोहित बोला, मीना अंदर चलो, एसपी साहब पहली बार हमारे घर आए हैं, चाय नाश्ता कर लो। तभी एसपी साहब बोले, अच्छा जब सच्चाई सामने आ गई तो लड्डू की तरह अपनी बहन के आसपास घूमने लगी, और हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे घर में बैठकर अपनी खातिरदारी कर पाए। और देख रहे हो तुम्हारी बहन इतनी ईमानदार है कि उन्हें सरकारी गाड़ी मिली हुई है, लेकिन उन्होंने उसका मिस यूज नहीं किया, बल्कि किराए की कैब बुक करके आई हैं। इसे कहते हैं मानवता की मिसाल। चलिए मैडम, कहकर अपनी वह गाड़ी में मीरा को बैठाया और अपने साथ ले गए। दरअसल उस दिन सभी कलेक्टरों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें एक गहन मुद्दे पर विचार विमर्श करना था। उस मीटिंग में सुमित भी आया हुआ था। मीटिंग जब समाप्त हो गई तब मीना ने सुमित से कहा, हेलो मिस्टर सुमित, शादी करने का इरादा है या नहीं? उसने कहा, यार मेरी पसंद हो तो कोई और ही उड़ा ले गया, इसलिए आज तक मुझे कोई पसंद ही नहीं आई। तब मीना ने चहकते हुए कहा, कौन थे वह खुश नसीब? सुमित ने उसकी तरफ उंगली उठा दी। उसने कहा, ओए मिस्टर, अगर मेरे पति को पता चल गया ना तो तेरी चटनी पर डालेंगे। जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। उस दिन सुमित ने राहुल को भी बुला लिया था, क्योंकि वह उन दोनों को अपना सक्सेस पार्टी देना चाहता था। तभी राहुल उसके पीछे से आता हुआ बोला, हाँ मिस्टर, चटनी बनाऊंगा ही नहीं बल्कि चटनी बनाकर खा भी जाऊंगा, समझे? कि अगर उसने मीना को सारी बात बता दी कि सुमित ने उसे पहले ही सब बता दिया था, लेकिन उसके मन में मीना के लिए अब केवल एक पवित्र रिश्ता है, वो भी दोस्ती का। तब मीना ने कहा, तो दोस्ती के नाते ही सही, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। और उसने अपनी एक सहकर्मी कलेक्टर साहिबा, जिसका नाम गौरी था, उससे मिलवाया और बताया कि वह उसके दोस्त सुमित के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। गौरी भी देखने में बहुत ही सुंदर थी। सुमित को जैसी चाहिए थी वैसी ही उसकी सपनों की रानी मिल गई थी। फिर सुमित ने बड़ी धूमधाम से गौरी के साथ शादी कर ली। अब मीना के भाई भतीजे को जो कुछ भी काम पड़ता दौड़े भागे मीना के पास आते। मीना उनका काम बड़े ही उदार मन से कर देती। वही रूही अपनी ननद की उदारता देखकर शर्म से पानी पानी हो जाती।
उसके पास बोलने के लिए अब कोई शब्द ही नहीं थे। तभी बातों ही बातों में राहुल की माँ को भी पता चला कि उनके बेटे ने भी कितनी पढ़ाई की हुई है। वह भी अपने बेटे के मेहनत पर गर्व महसूस कर रही थी। मीना तो अपने कलेक्टर बनने के पीछे का सारा श्रेय अपने पति और सुमित जैसा अच्छा दोस्त को ही देती थी। वही दोनों थे जिन्होंने उसके जीवन में खुशियां लाई थी। तो दोस्तों, कहते हैं कि अच्छा दोस्त किस्मत वालों को ही मिलता है। ये सही बात है, सभी को अच्छा दोस्त और सच्चा दोस्त नहीं मिलता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब करते। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।